नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है प्रथम शिफ्ट में, यानी जो आपके 9 से 10 एम वाली शिफ्ट है, इसमें पूछे गए जीके के सवाल हैं उसका रिव्यू देने वाला हूं। आपके इस शिफ्ट में टोटल जो 80 सवाल थे जिसमें 20 सवाल जीके के पूछे गए थे। लगभग सारे क्वेश्चन से मैं बताने वाला हूँ किस टाइप से सवाल पूछे गए थे। और जो कैंडिडेट इसकी पीडीएफ फाइल यानी 10 जनवरी को ऑल शिफ्ट की एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से कर सकते हो। और जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टॉप ट्रेंडिंग जीके.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं सवाल नंबर 1 के साथ है। तो ये सवाल पूछा गया है। अब करंट अफेयर्स की बात करूँ, आज आपके एसएससी जीडी में करंट अफेयर्स हैं। एक सवाल आप इसको करंट अफेयर्स में मानेंगे या फिर नहीं भी मानेंगे, क्योंकि 2017-18 का पूछा है ये सवाल। बाकी करंट अफेयर्स में 2 और सवाल है, टोटल 3 सवाल यहाँ पर इसके सहित पूछे गए हैं। 2 और सवाल में करंट अफेयर्स के आपके लगभग 2022 में भी अगस्त सितंबर के वो 2 सवाल पूछे गए हैं। और साइंस की बात करूँ तो साइंस के भी यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए इन 20 सवाल में से। तो ये आज का मोटा मोटा रिव्यू है। बाकी सवाल जान लेते हैं कौन से पूछे गए, उनका एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंक्लूड रहेगा, यानी इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह से, कमेंट सेक्शन बताना आपके मॉक टेस्ट में एसएससी जीडी में कितना स्कोर है। जो कैंडिडेट नहीं लगाते हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, इन सभी के चलते आपका स्कोर कम रहने वाला है। क्योंकि मॉक टेस्ट है, एग्जाम में सफलता के लिए आपका क्या चाहिए, दृढ़ संकल्प लेके चलना है। आप एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन करना है। और मॉक टेस्ट लगाकर उस तैयारी को परखना है कौन से सब्जेक्ट से आपके बार बार सवाल गलत हो रहे हैं। मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। जो जितना अच्छा एग्जाम का एनालिसिस करेगा, यानी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेगा। एग्जाम आपका एक दिन होता है, उससे पहले आप 50 मॉक टेस्ट लगाते तो आप कहेंगे मैं 50 इसके एग्जाम दे चुका हूँ, तो कितना कॉन्फिडेंस रहता है आपके। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हो। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना, आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो टेक्स्ट बुक पर एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं जीडी आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले लीजिएगा। 600 प्लस एग्जाम्स मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम होते हैं। और लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लेते हैं, तो एग्जाम में जो कैंडिडेट बैठते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर मॉक टेस्ट में माहौल है। एग्जाम से पहले एग्जाम आपका हो जाता है, एग्जाम से पहले आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। फ्लैश सेल का फायदा उठाइएगा, टीटीजी के कूपन कोड के साथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये जरूर आप फायदा उठा सकते हो। सवाल है 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन है। अब क्रिकेट की जितनी भी ट्रॉफी इस वीडियो में बता दूंगा मैं। कर्नाटक वैसे विजेता रही थी 2017-18 में। 2018-19 में मुंबई रही थी विजय हजारे ट्रॉफी की। और विजय हजारे ट्रॉफी ये प्रथम एडिशन आया था संस्करण 2002-3 में, ध्यान रखना विजय हजारे का। और आपको 17-18 का है वो कर्नाटक है, 18-19 की मुंबई। और उसके बाद यहाँ पर 20-21, 19-20 की कर्नाटक रही है दोबारा, 20-21 की भी मुंबई हो गई, 21-22 की हिमाचल प्रदेश। लेटेस्ट आपको विजय हजारे पूछ रहे तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश है, उप विजेता तमिलनाडु है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ मैं ट्रॉफी की, ये सभी नेक्स्ट आने वाले सेट के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। 86 जो रणजी ट्रॉफी हुई है 2019-20 की, उसकी विजेता सौराष्ट्र रही है। 19-20 से पहले 18-19 में भी हुई थी रणजी ट्रॉफी, विदर्भ विजेता रही थी। अभी 2021-22 की जो लेटेस्ट रणजी ट्रॉफी है उसकी विजेता है मध्य प्रदेश, उप विजेता है मुंबई। अब शुरुआत हुई है रणजी ट्रॉफी की, वो 1934 में हुई है। प्रथम एडिशन की विजेता मुंबई थी, जिस प्रकार 21-22 में मध्य प्रदेश जीती, ये ध्यान रखना। और 1934-35 की प्रथम संस्करण हुआ था। सबसे अधिक जो ट्रॉफी जीत चुकी है वो मुंबई जीत चुकी है, कुल 38 टीम इसमें रहती है। इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्हें नवानगर के जाम साहब के नाम से जाना जाता है। अब रणजी हो गया, विजय हजारे हो गया, ईरानी कप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेडार ईरानी कप इसे कह सकते हो, 1959-60 में इसकी शुरुआत हुई है। ईरानी कप पूछा जाता है बहुत बार, किन के मध्य होता है। रणजी ट्रॉफी की जो विजेता रहेगी और रेस्ट इंडिया है। रेस्ट इंडिया और रणजी ट्रॉफी की विजेता के मध्य लेटेस्ट जो ईरानी कप जीता है वो रेस्ट इंडिया ने जीता है, यानी जो शेष भारत है 19-20 में रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। और 2022-23 में जो ईरानी कप है वो होने वाला है मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया की मध्य। 22-23 का मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया के। रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान है अंजिक्य रहाणे। और 2018-19 में विजेता विदर्भ रहा था, ये भी ध्यान रखना आपको। 19-20 में रेस्ट ऑफ इंडिया। दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट की एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी बन जाती है। और इसकी लेटेस्ट जो 2022-23 में दिलीप ट्रॉफी की विजेता है वो वेस्ट जोन है। इससे पहले 19-20 की थी, बीच में कोविड से नहीं हुई थी। 19-20 की आपको पूछ ले प्रीवियस की, जिस प्रकार आपको विजय हजारे पूछिए तो आप कहेंगे इंडिया रेड रही थी दिलीप ट्रॉफी की 19-20 में। 22-23 की है वेस्ट जोन हो जाएगी। और प्रतियोगिता है, शुरुआत इसकी हुई है दोस्तों 1961-62 से।
नेक्स्ट यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी लेटेस्ट विजेता है 2022-23 में मुंबई। मुश्ताक अली ट्रॉफी की मुंबई ही 2022-23 में, उससे पहले 21-22 की तमिलनाडु थी, 20-21 की तमिलनाडु थी, 19-20 की कर्नाटक थी। विनू मांकड़ ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट की है, 19-20 की विजेता उत्तर प्रदेश है। अंडर 19 है। देवधर ट्रॉफी भी है, 19-20 की विजेता इंडिया बी है। नेक्स्ट यहाँ पर कूच बिहार ट्रॉफी 19-20 की विजेता बड़ौदा है और 22 की है विदर्भ। अगला सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से? प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य में कुचिपुड़ी भी एक नृत्य है। कुचिपुड़ी के जो नृत्य राज्य से संबंधित है वो आंध्र प्रदेश से है। भरतनाट्यम नृत्य है वो तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और आपका क्षत्रिय नृत्य है असम। कथक है उत्तर प्रदेश के। ये सभी इजी वाले सवाल सभी को पता होगा। अब साइंस के 2 सवाल कौन से थे ये आप देख सकते हो। एक सवाल जो स्पष्ट नहीं मिला कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिन्होंने एग्जाम दिया। जीवाश्म ईंधन से सवाल था कि ईंधन जलाने पर प्रदूषण होता है तो उसको कम करने के लिए क्या कुछ करेंगे, कार्बन बढ़ाएंगे घटाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आपको मिलेंगे। जीवाश्म ईंधन यानी बहुत प्राचीन जो पुराने समय से पेड़ पौधे हैं जानवर है वो अवशेष पृथ्वी पर रह गए हैं उन्हीं को ईंधन के रूप में निकाला जाता है, जैसे कोयला वगैरह तेल प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन के तहत आते हैं। एक सवाल साइंस का है, एनसीईआरटी की आप क्लास 9 पे देखेंगे जैव विविधता है वो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, उनमें से सवाल ये पूछा गया है जैव विविधता वाला है जो वर्गीकरण वगैरह रहता है। मॉस मर्केंसिया प्यूनेरिया रिक्शिया ये किसके उदाहरण है? अब मॉस हो गया जिसे प्यूनेरिया बोलते हैं, मर्केंसिया है, रिक्शिया है, ये ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 3 और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थेलोफाइट रहते हैं। तो आपको थेलोफाइट के पूछ रहे तो आप कहेंगे ये सभी एनसीईआरटी में हूबहू मिल जाएंगे, वहीं से ये भी सवाल उठाएं। थेलोफाइट में आपके क्लेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, उल्वा, कारा, थूलोथ्रिड्स हैं, ये आप कहेंगे थेलोफाइट्स के हैं। क्लेरेड कारा स्पेशल चारा भी बोल सकते हैं, काफ़ी कहने चारा बोलते हैं। स्पाइरोगाइरा है ये थेलोफाइट के। टेरिडोफाइट में आपकी मर्सिलिना फन हॉस्टेल, ये ध्यान रखना है, मार्सिलिया फन हॉस्टेल टेरिडोफाइट है। ब्रायोफाइट मॉस मार्केंसिया प्यूनेरिया है और थेलोफाइट के हैं क्लेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, उल्वा, कारा, थूलोथ्रिड्स, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी है। तो अगला सवाल यहाँ पर करंट अफेयर्स का आप देख सकते हो, ये सितंबर 2022 करंट अफेयर्स सवाल बना है। आईएनएस विक्रांत हैं जो अभी देश को समर्पित हुआ है, शामिल किया गया है नेवी में, जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत है। इसको किसने पेश किया है, किसने इसका एक तरीके से उद्घाटन किया है, देश को समर्पित किया है? नरेंद्र मोदी जी ने ये एक कार्यक्रम में 2 सितंबर 2022 को देश को समर्पित किया है। ये कोचिन शिपयार्ड पर तैयार किया गया है, 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और मोदी जी ने बताया भी कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है, आत्मनिर्भर भारत का असाधारण प्रतीक है आईएनएस विक्रांत। हमारे संविधान में जब संविधान है लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियाँ थी, ये आपको पूछा है। तो संविधान के प्रारंभ के समय 395 आर्टिकल, अब जितने भी आर्टिकल आगे बढ़े हैं ना 395 ही आर्टिकल, तो उसके अंदर भाग बढ़ा दिए गए हैं इस प्रकार, जैसे 21 है तो 21 से कर दिया ये वाले, बाकी 395 ही आप संख्या में गिनेंगे। तो अब फिर आर्टिकल के बाद भाग 22 हैं, अनुसूचियाँ 8 थी, अभी वर्तमान में भाग 25 हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं। इस प्रकार आर्टिकल 470 प्लस हो गए हैं। आपको संशोधन पूछ रहे तो 105 संशोधन है और लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं 100 से लेकर 105 तक वो सभी कैंडिडेट को याद होने चाहिए, सवाल यहाँ से बनते हैं। 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में। भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 का जो भूमि सीमा समझौता है ना उसके तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया 100 में भारत और बांग्लादेश भूमि। 101 को आपको पता है जीएसटी 2017। 102वां है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता 2018 में 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए दी गई। 103 में 2019 में हुआ था जिसमें 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस वाला है। 104वां है ये लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया गया है ना वो 104वां है। 105वां है राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान 105वां हो जाएगा, लेटेस्ट वाला। कलिंग युद्ध है किससे संबंधित है ये पूछा था। मौर्य समकालीन जो कलिंग युद्ध है इसका था, तो मौर्य काल अशोक के समकालीन है। एक तरीके से अशोक ने ही ये लड़ा था, कलिंग युद्ध हुआ था और उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन किया है। ये कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। ये युद्ध हुआ था 261 BCE में महापद्मनाभा जो कलिंग शासक थे और मौर्य शासक अशोक के मध्य, मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक के मध्य ये युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया है, इस फैक्ट से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो अशोक का ये युद्ध है 261 BC में लड़ा गया है।
नेक्स्ट यहाँ पर 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। जितने भी नोट है ना उनके पीछे जो चित्र अंकित हैं, इजी सा सवाल बनता है, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। मैंने एनटीपीसी वगैरह में भी कराए हैं, काफ़ी एनटीपीसी के मैंने 20 में से लगभग 10 से 12 सवाल देखे जो एनटीपीसी से रिपीट हुए हैं। तो आप एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी के हैं, जरूर चेक करना। जो कैंडिडेट डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सवाल की एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एनटीपीसी की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में toptrainingGK.in की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको मिल जाएगा किस प्रकार डाउनलोड करनी है वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी है। 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो वो आप देखेंगे सांची का स्तूप है। 200 रुपये के नोट के पीछे आप करेंगे तो सांची का स्तूप मिल जाएगा। 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव मिल जाएगी, ठीक है। 50 हम्पी का रथ है कर्नाटक में। 10 रुपये कोणार्क टेम्पल है। 20 में एलोरा की गुफा है। 500 में रेड फोर्ट है। मंगलयान है। भाई नोट को अपने पास रख के जाइएगा, पता चल जाएगा 2000 के पीछे मंगलयान है, ठीक है। तो 2000 भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स है। उत्तराखंड में वैसे अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत वाला पूछा गया है, स्पेशल मेंशन होगा कि अगस्त 2022 में कौन होंगे। उत्तराखंड ने अपना स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है अगस्त 2022 में ऋषभ पंत को, और नवंबर 2022 में पद्मश्री प्रसून जोशी बने। प्रसून जोशी नवंबर 2022 में, अगस्त में बने थे ऋषभ पंत हैं। और बाकी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब 2022 में असेंबली इलेक्शन हो रहे थे उस समय अक्षय कुमार को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ब्रांड एम्बेसडर में कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 और बताऊं फैक्ट में। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर जो 20वें ईयर के हैं सचिन तेंदुलकर। ब्रांड एम्बेसडर खादी और अदर हैंडीक्राफ्ट वो बिहार में खादी और अदर जो हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, उनके मनोज तिवारी हैं। ये लेटेस्ट वाले कुछ है। और आपको पूछ ले फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं जेवलिन थ्रोवर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। 2 ऐसे आर्टिकल है 20 और 21। 20 में है दोस्तों अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, इनको निषिद्ध नहीं कर सकते हैं जब आपातकाल राष्ट्रपति लागू करते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अगला सवाल है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत। अब शुरुआत तो हो गई थी जनगणना की 1872 में हुई थी पहली बार लॉर्ड मेयो के काल में। किस काल में हुई ये ध्यान रखना, लेकिन नियमित हुई थी 1881 में। 72 के बाद 81 में नियमित हुई रिप्पन के काल में। रिप्पन ध्यान रखना, मेयो ध्यान रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पटनायक करके सवाल था जो उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो एग्जैक्ट सवाल थोड़ा नहीं मिला है। वैसे पटनायक के जहाँ तक मैंने देखे हैं वो सभी ओडिसी नृत्य के ही हैं। कालीचरण पटनायक हो गया, शिवानी पटनायक हो गए, ये ओडिसी नृत्य के हैं। बाकी ओडिसी नृत्य के जो प्रमुख डांसर हैं इसमें कैलूचरण मोहपात्रा हैं, रघुनाथ दत्ता हैं, देवा प्रसाद दास हैं, पंकज चारण। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊं तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं ना उनके प्रमुख डांसर देख लेना। जो भी शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम में, इनके प्रमुख डांसर हैं। अक्सर एग्जाम में टीचर सवाल पूछती है, जीडी में जरूर देखने को मिलेगा, देख के जाना। और मैंने अभी हाल ही में सीजीएल का एक सवाल कराया था नृत्य वाला, उसमें वो सारे कवर थे, वो आप वीडियो चेक करना सीजीएल के नृत्य उत्सव वगैरह वाला, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यही आपको सवाल वहाँ पर ही देखने को मिला होगा। कैलूचरण मोहपात्र है, रघुनाथ दत्त है, ये सभी ओडिसी के हैं। अरुण मोहंती हैं और मोहपात्रा हैं। अब बात करूं सुदर्शन पटनायक का भी नाम आता है, ये भी उड़ीसा के हैं। तो पटनायक मैंने कहा ना उड़ीसा के, इन्होंने क्या है, ये सैंड आर्टिस्ट है। 2014 में इन्हें पद्मश्री मिला है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, ये थोड़ा स्पष्ट सवाल नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना। एग्जैक्ट यही था, काला घोड़ा कला महोत्सव है, मुंबई में होता है, 1999 से हो रहा है। जागोई मणिपुर का नृत्य ध्यान रखना। राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनटीपीसी में रिपीट हुआ था। इजी सवाल है, कहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से टीचर बताते हैं कि ये सवाल हमने बताया, भैया हमने क्या, इजी सवाल हर कोई बताता है। राष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव, ही बेसिक से सवाल बनते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदन। अब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में थोड़ा अंतर भी बताऊंगा, थोड़ा क्लियर हो जाए, डाउट न रहे। राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन और विधानसभा के सदस्य ये लेते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के। साथ ही साथ एक कंडीशन है कि इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति खुद राज्यसभा में 12 मनोनीत करते तो वो नहीं भाग ले सकते, ध्यान रखना। ओनली इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के, वो इसमें जरूर भाग लेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे, निर्वाचित नहीं लेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में ध्यान रखना एमएलए नहीं वोट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में करते कौन है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सभी सदस्य यहाँ पर वोट करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें वोट नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज कराता है, और राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा में जो 12 मनोनीत है वो भी वोट नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति में ये करते हैं।
नेक्स्ट सवाल लिखते हैं यहाँ पर, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अब ये सवाल एनटीपीसी में भी आया था सेम। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती शाह। 19 सितंबर 1959 को वे एशिया से ऐसा करने वाली पहली महिला तैराक बनी थी आरती शाह। 1959 की बात है और 1960 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी ये। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला आपको पूछ लें तो वो है दोस्तों गर्ट्रूड एडरले। सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश से है? यूएसए से है। गर्ट्रूड एडरले इनका नाम है। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो ये सेपरेट करता है साउथर्न इंग्लैंड को नॉर्थर्न फ्रांस से। भारत की मध्य से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? मध्य से गुजरने वाली अक्षांश है कर्क रेखा। कर्क रेखा का सवाल आपको पूछ ले कितने राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात गुजरती है 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा है भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी से उत्तर में पृथ्वी पर यह समांतर रेखा है जो कि राजस्थान को है। कर्क रेखा 2 बार काटती है। वो नदी कौन सी है? माही नदी है। माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ये भी ध्यान रखना, जो राजस्थान में। येलो प्लैनेट कौन सा है? पीला ग्रह कौन सा है? अब येलो की बात करें तो वीनस प्लैनेट आता है येलो में। बाकी सैटर्न का काफी बार पूछा जाता है जिसमें पीली रिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। शनि ग्रह है। नेपच्यून है वो ब्लू कलर का रहता है। कपड़ा मंत्रालय की एक स्कीम से एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला। एक पंचवर्षीय योजना से भी सवाल था जो कि कैंडिडेट बता रहे 6ठी, 7वीं या 8वीं, इन 3 योजनाओं से। तो इनकी विशेषता आपको ध्यान रखना है। 6ठी योजना है गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, जो इनका लक्ष्य रहा है, योजनाओं का उद्देश्य रहा है गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। यदि कहीं ना कहीं तकनीकी वाला यूज हुआ वर्ड, तकनीकी आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, वो 6ठी है। यदि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर, रोजगार का कहीं ना कहीं मेंशन हुआ तो 7वीं है। मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यदि स्वास्थ्य वगैरह का प्राथमिकता मिली वो 8वीं है। बाकी सभी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनका काल, अब देखिए 2 बीच में गैप भी रहा, हॉलीडे प्लान वगैरह रोलिंग प्लान हो गया, ये सभी आपको ध्यान होना चाहिए। बीच में गैप कब रहा है? प्लान हॉलीडे आप देखेंगे 1966 और 69 में, ये इंपॉर्टेंट है। प्लान हॉलीडे 66 से 69 के मध्य, बाकी 51 से 56 की हुई थी और 5वीं पूरी नहीं हुई थी। 5वीं है वो 1974 से 78 है। 5वीं 5 वर्ष की होनी चाहिए, पूरी नहीं हुई। रोलिंग प्लान आ गया 78 से 80 है। रोलिंग प्लान, प्लान हॉलीडे, ये सभी आपको याद रखने हैं। एनुअल प्लान भी आया था 90-92 में। ये 3 प्रमुख हैं, बीच में गैप पड़ जाते हैं। 2012 से 17 ये अंतिम एक तरीके से कहेंगे आप। प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56, कृषि पर आधारित थी, ध्यान रखना। कृषि प्रथम है, उद्योग दूसरी थी और तीसरी अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाता। चौथी पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भर की स्थिति है। चौथी, 5वीं कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, उसके बाद उद्योग और खान को वरीयता मिली थी। 6ठी, 7वीं, 8वीं बता दी। अब 10वीं, 11वीं, 12वीं से पूछा जाता है। 10वीं में लक्ष्य था, अब इसमें कितना परसेंटेज लक्ष्य हासिल हुआ वो भी विकास का पूछा जाता है। 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था 10वीं का। 11वीं तेज और अधिक समावेशी, 11वीं और 12वीं में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तेज अधिक समावेशी के साथ में 12वीं लास्ट में हुई तो सतत भी इन्होंने ऐड कर दिया। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? तो हेरोड डॉमर है, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहते हैं। और फिर यहाँ पर जो अवकाश का मैंने बता दिया। 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर ने मॉडल तैयार किया। अब काफ़ी बार पूछा जाता है जो पंचवर्षीय योजना है, जो कारखाना है स्टील वाले, वो जैसे इसको इस्पात कारखाना है, या फिर पूछ ले राउरकेला स्टील प्लांट है, किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से 2nd पंचवर्षीय योजना राउरकेला है और बोकारो स्टील प्लांट है 3री पंचवर्षीय योजना। ये एनटीपीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ऐड कर दिए। बाकी ये आप देख सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन बताना। जो कैंडिडेट एग्जाम देते हैं टेलीग्राम से जुड़ देना। आने वाले सेट में जब भी एग्जाम होता है अपना आप रिव्यू सेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के, जीडी एग्जाम दे रहे हो या फिर नहीं भी दे रहे हो, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, सीजीएल वगैरह, तो टीटीजी के कूपन कोड यूज करके आप डेली मॉक टेस्ट लगेगा टेक्स्ट बुक पर, ये आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।